नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं रुचिका राज आपके साथ। दानापुर से बड़ी खबर है, जहां गाड़ी चेकिंग के दौरान भारी बवाल हो गया। पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस पर पैसे वसूली का आरोप लगा है। हाथापाई तक बात पहुंच गई। बचाव के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने 7 राउंड फायरिंग की। बेटा थाना के प्रयोग का यह मामला सामने आया है, जहां पुलिस पर पैसे वसूली का आरोप लगाया गया। विवाद इतना बढ़ा कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बेटा थाना क्षेत्र के प्रयोग का यह मामला सामने आया है। बचाव के लिए पुलिस ने भी फायरिंग की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 7 राउंड फायरिंग की। तो दानापुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गाड़ी चेकिंग के दौरान ये भारी बवाल देखने को मिला है। आरोप पुलिस पर कि यहां पैसे की वसूली की जाती है पुलिस की तरफ से, और पुलिस के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। और गाड़ी चेकिंग के दौरान ही भारी बवाल हो गया और बवाल इतना बढ़ा कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालांकि इस मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की। अमरजीत शर्मा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमरजीत, क्या वाकई इस गाड़ी चेकिंग के दौरान पैसे की वसूली होती है? क्या पूरा मामला सामने आया था? अब स्थिति क्या है? जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया कि लगातार जो है प्रयोग के पास जो है वाहन चेकिंग होता है और उसी दौरान जो है पुलिस के द्वारा उगाई भी की जाती है। इसका कारण भी है। कारण यह है कि जो प्रयोग के लोग हैं, जो पीतल बर्तन में काम करते हैं, वो स्क्रैप लदा हुआ पिकअप जो है लाते हैं और उसे गला करके फिर बर्तन बनाते हैं। तो यही स्क्रैप को लेकर के जो है ये लोग जांच करते हैं और इसी को लेकर के पैसे की उगाही करते हैं। और यही वजह है कि जो है कल भी जो है यही हो रहा था और इसी का आक्रोश ग्रामीणों में था। और ग्रामीण जो है जब विरोध किए तो मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को भी इसमें फायरिंग करनी पड़ी। 7 राउंड फायरिंग हुई है और इसमें हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हवाई फायरिंग जो है पुलिस करते हुए नजर आ रही है। और हालांकि इस वीडियो का न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो प्रयोग का ही है और यहाँ पुलिस जो है फायरिंग करती हुई भी नजर आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। और अब बात करेंगे सियासी गलियारे की। तो तेजस्वी यादव जनता से 2025 में 5 साल का मौका मांग रहे हैं, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। एनडीए नेताओं ने ये कहा है कि तेजस्वी के माता पिता की सरकार को पूरे देश ने देखा है, तब बिहार का हाल इन लोगों ने क्या कर दिया था। अब इनको मौका देकर जनता धोखा नहीं खाना चाहती। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन नेताओं ने अभी से जनता के सामने गुहार लगानी शुरू कर दी है। मौका दो, 5 साल का मौका दो। एक मौका दीजिए, नहीं होगा तो 5 साल बाद बदल दीजिए। हाथ से थोड़ी कोई किसी का बांध देगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनता से मौका मांगा तो एनडीए नेताओं ने चौतरफा हमला तेज कर दिया। तो माता पिता के राज रहते तो इन्होंने इतनी संपत्तियां बनाई। जब इनको जनता कहीं गलती से राज दे तो ये क्या जनता का करेंगे? जनता को बढ़िया से मालूम है। कोई तेजस्वी यादव को उनके माता पिता के 15 साल का शासन याद दिला रहा है। 15 साल तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, मेडिकल कॉलेज नहीं बने, गरीबों को सुविधा नहीं मिला, गांव तक सड़कें नहीं पहुंची, गांव तक बिजली नहीं पहुंची, गांव तक पानी नहीं पहुंची। तो सिर्फ इसका दोषी एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है लालू प्रसाद जी। तो किसी का कहना है कि बिहार की महान जनता ने मौका दिया था तो 15 साल तक तब बिहार को रसातल में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बिहार की जनता दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती। फिर से वो काला दिन देखने के लिए लालू जी के परिवार को बिहार की जनता कभी भी पसंद नहीं करेगी। इसीलिए इस तरह का सपना देखना बंद करें। वहीं सम्राट चौधरी सहित एनडीए के नेताओं ने जिस ढंग से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, उस पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता पलटवार कर रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने हम अति पिछड़े और वंचित समाज के लोगों को सामाजिक न्याय दिया है। 2020 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा हुए, सरकार बनाने से चूक गए थे। इस बार यानी 2025 के लिए गठबंधन ने किसी को भी चेहरा घोषित नहीं किया है। ये और बात है कि तेजस्वी यादव जनता से मौका मांगने से चूक नहीं रहे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 48 घंटे में दूसरी बार सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि वो अब इधर उधर नहीं होने वाले हैं। अभी जिसके साथ है उसके साथ ही रहेंगे। पटना के जेडीयू दफ्तर में
एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने कहा कि कुछ लोग पार्टी में गड़बड़ कर रहे थे, उनके कहने पर वो महागठबंधन में चले गए। अब एनडीए में सब ठीक ठाक है और वो एनडीए में ही रहेंगे। वही विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर बार बार नीतीश को ये बात दोहराने की जरूरत क्यों पड़ रही है। का जिन लोगों के साथ अब है इधर उधर नहीं होने वाले। अब ना इधर ना उधर, नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अब वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। 48 घंटे के अंदर सीएम नीतीश ने 2 बार अपने इस बयान को दोहराया कि वो जिसके साथ हैं उसी के साथ रहेंगे। पहले 24 अप्रैल को मधुबनी में पीएम की सभा के मंच से उन्होंने कहा कि उनसे गड़बड़ी हो गई, फिर पटना के जेडीयू दफ्तर से इसी बयान को दोहराया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे। आइए तो साथ का जिन लोगों के साथ अब है इधर उधर नहीं होने वाले। शुरू में वही हुआ था, अब बीच में ये गड़बड़ी कुछ लोग कर दिया था, एगो को झूठे बिना मतलब का, और वो लोग आ करके जब उसको किए तो कितना इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ कर रहा था। नीतीश कुमार के बार बार इस बयान के दोहराने पर अब आरजेडी सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि आखिर उन्हें ये बात बार बार क्यों कहनी पड़ रही है। अब विदाई का समय आया है तो अब सफाई दे रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री जी को डर सता रहा है कि बीजेपी उनको कुर्सी से बेदखल करेगी, उनकी पार्टी को तोड़ेगी, इसलिए बार बार वो सफाई दे रहे हैं। आरजेडी के सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि नीतीश कुमार बिहार का विकास चाहते हैं। उन्हें अब ये पता चल गया है कि बिहार का विकास केवल एनडीए के साथ रहकर ही संभव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, उन्हें लोग सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। यह बात वह भी समझ चुके हैं कि बिहार और सुशासन उनके लिए तभी संभव है जब वह एनडीए गठबंधन में रहेंगे, और यही कारण है कि वह सार्वजनिक तौर पर इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि वह अब कहीं। बहरहाल नीतीश कुमार के बयान से ऐसा लग रहा है कि उन्हें एनडीए छोड़ने का मलाल अब तक है, इसलिए वो बार बार ये दोहराते नहीं थकते कि अब वो इधर उधर नहीं करेंगे। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच औरंगाबाद से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ है। प्रशासनिक टीम पर जमकर विरोध किया गया। उपहरा के गोरकट्टी का ये पूरा मामला सामने आया है। गांव के लोगों ने बदसलूकी का आरोप लगाया। अतिक्रमण हटाए बिना लौटा है प्रशासन। बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां प्रशासन की टीम पर ही हमला हो गया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन पहुंची, वहां पर हंगामा हुआ और प्रशासनिक टीम का जमकर वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। देखिए किस तरह से झड़प की जो तस्वीर है वो भी सामने आ रही है। उपहारा के गोरकट्टी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां लोगों ने बदसलूकी की है। गांव के लोगों ने ये आरोप लगाया कि पुलिस की टीम ने उनके साथ बदसलूकी की और उसके बाद ये पूरा हाथापाई की भी तस्वीर है। देखिए किस तरीके से बीच में झड़प हो रहा है गांव वाले और प्रशासन के बीच में, और उसके बाद अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन को बिना अतिक्रमण हटाए ही वहां से लौटना पड़ा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकाला जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी साफ कर दिया है कि बिहार से एक एक पाकिस्तानी को बाहर निकाला जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर में पाकिस्तानी बहू को लेकर सवाल किया जा रहा है कि अब वह भारत रहेगी या वापस अपने वतन लौट जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ देने के लिए कह दिया गया है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद इस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान के नागरिकों को खोज कर बाहर निकाला जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में रह रहे एक एक पाकिस्तानी को जाना ही होगा। पाकिस्तान के नागरिकों को स्पष्ट तौर पर भारत की सरकार ने कहा है कि आप भारत को छोड़ें। 48 घंटे का समय भी दिया गया है और जो लोग नहीं जाएंगे उनको डिपोर्ट भी करने का काम सरकार करेगी। तो इसलिए स्पष्ट है कि जितने भी पाकिस्तान के नागरिक देश में हैं और बिहार में हैं, बिहार की सरकार भी लगातार इस पर जिला प्रशासन को वापस जाना ही होगा, कोई दूसरा उपाय नहीं।
पाकिस्तान के एक एक नागरिक को पाकिस्तान वापस जाना होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को वापस लौट जाने का निर्देश दिया, लेकिन भारत सरकार के इस फैसले से कई परिवारों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसा ही मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां पाकिस्तानी बहू को लेकर सवाल किया जा रहा है कि अब वो भारत में रहेगी या अपने वतन वापस लौट जाएगी। दरअसल साल 2012 में पाकिस्तान की वजीहा हयाज की शादी मोहम्मद तनवीर हैदर से हुई थी। वजीहा को मिला वीजा इस साल के नवंबर तक ही वैलिड है। वहीं वजीहा ने भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उसे भारत की नागरिकता नहीं मिली है। वजीहा के पति तनवीर का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वजीहा वापस पाकिस्तान नहीं जाएगी। हम लोग के जो लॉन्ग टर्म वीजा लगा हुआ है, उन लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक उसका कोई आदेश नहीं आया है कि उनका वीजा कैंसिल किया गया है, चाहे किसी तरह का। कितने बच्चे? मेरी वाइफ तो 2012 में 1 जनवरी 2012 को आई थी, जो उस वक्त से भी लगातार यहाँ रह रही है और हमारी शादी मतलब उससे हुई। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया है। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानियों में बेचैनी बढ़ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के कड़े रुख के बाद वजीहा हयाज के साथ क्या होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी का वीजा कैंसिल कर दिया है और पाकिस्तान लौटने का आदेश दिया है। मुजफ्फरपुर के औराई निवासी आफ्ताब आलम की पत्नी और बेटी पाकिस्तान में ही रह गई। दरअसल मुजफ्फरपुर के औराई निवासी और CPI-ML नेता आफ्ताब आलम की पत्नी साइना कौसर पाकिस्तान के नॉर्थ कराची की रहने वाली है। 2022 में दोनों की शादी हुई और उसके बाद हर साल साइना अपने पति के पास मुजफ्फरपुर वीजा लेकर के आती थी और कई महीने यहाँ पर रुकती भी थी। आफ्ताब और साइना की एक 10 साल की बेटी भी है और हाल ही में 22 नवंबर को मां बेटी पाकिस्तान से मुजफ्फरपुर आई थी और 25 फरवरी को अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गई थी। बेटी वहीं पे पढ़ती है और पत्नी वहां एक कॉलेज में लेक्चरर है। आपको बता दें कि वीजा कैंसिल होने के बाद अब साइना का भारत आना लगभग मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद आफ्ताब अपनी बेटी और पत्नी की कुर्बानी देने को तैयार है। CPI-ML के नेता का ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो दर्द भारत को दिया है ये सहने योग्य नहीं है और अब कड़े फैसले लेने की जरूरत है। जंग का ऐलान हो जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान बार बार कायराना हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है। आफ्ताब का ये भी कहना है कि मेरी पत्नी और बेटी भले ही वहां है, लेकिन देश के साथ मैं खड़ा हूं। आपकी पत्नी, आपकी बेटी पाकिस्तान में ही है और अब नहीं लौटने की उम्मीद है क्योंकि वीजा कैंसिल हो गया। जी, अभी जो घटना घटी है उसके बाद जो सरकार ने जो एक्शन लिया है, जो वीज़ा कैंसिल कर दिया गया सारे इसका। अभी हाल ही में हमारी वाइफ आई थी 22 नवंबर को और उसके बाद भी 25 फरवरी को वहाँ गए थे। हर साल वो गर्मी की छुट्टी में, जाड़े की छुट्टी में वो आती रहती हैं। बच्चे भी आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चों से मोहब्बत है। बेटी है हमारी, वहाँ पढ़ती भी है और बातचीत भी होती रहती है। लेकिन अफसोस है क्योंकि इससे बड़ा जो अफसोस है वो तो जो अभी पहलगाम में जो घटना घटी है उससे बड़े अफसोस की बात, दुख की बात क्या हो सकती है, जो 28 मासूमों की जान चली गई। और ये दर्द जो ऐसा दर्द है कि हर हिंदुस्तानी को कचोर रहा है, ममोड़ रहा है वो, और हर दिलों में गुस्सा है क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क है, ऐसा नासूर बन चुका है कि वो आपको प्यार की भाषा नहीं समझेगा, उसको उसके अपने भाषा में ही जवाब देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी इससे पहले उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पठानकोट का मामला हुआ, लगातार घटनाएं घट रही है। अब पानी बंद कर देने से, चाहे वो वीज़ा को रद्द कर देने से उसके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परेशान तो जनता होगी लेकिन उसको असर नहीं पड़ेगा। उसको असर कब पड़ेगा? जब उसको जवाब दिया जाएगा। इसलिए सरकार के हम लोग इस फैसले के साथ खड़े हैं क्योंकि देश हमारा पहले है, पत्नी बाद में है। देश रहेगा तो भी पत्नी भी रहेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत कभी अपने पड़ोसियों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर कोई पड़ोसी ऐसा काम करेगा तो राजा का काम है अपने लोगों की रक्षा करना। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा।
दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे। हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिव भक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा, और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। पहलगाम हमले की बात करते हुए आरजेडी के नेता की जुबान फिसल गई, जिस पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने निशाना साधा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के भभुआ में महागठबंधन के नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। आरजेडी के एक नेता ने भी आतंकी घटना की निंदा की, लेकिन बोलते बोलते वो कुछ ऐसा बोल गए जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया। आखिर हिंदुओं पर क्या गलत हुआ? हिंदू क्यों मारे गए? सबको माना चाहिए। आरजेडी के प्रदेश महासचिव बिरजू पटेल ने कह दिया कि हिंदू ही क्यों मारे गए, वहाँ सबको मारना चाहिए था। पर्यटक स्थल पर सभी धर्म के लोग आते हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा। आखिर हिंदुओं पर क्या हुआ? गलत क्या मानते हैं? गलत हुआ, हिंदू क्यों मारे गए? सबको माना चाहिए। आरजेडी के प्रदेश महासचिव के उठपटांग बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने निशाना साधा है। राजद महासचिव का यह बयान न केवल हास्यास्पद और घृणित है, बल्कि अमानवीय और असंवैधानिक भी है। क्या ये फूहर बयानबाजी है साहब? राजद को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी की यही सोच है कि वहां सभी को मारना चाहिए। पहलगाम में जो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उसको लेकर राजद के प्रदेश महासचिव के बयान की जानकारी मिली। बहुत उटपटांग बयान दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गम में है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। अच्छा होता नेता बोलने के पहले एक बार सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि आता जाता कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान बखारना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 24 अप्रैल को मधुबनी में हुए कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिनों के बाद फिर से बिहार में 4 मई को बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। – 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। एनडीए गठबंधन को मजबूती देने और बिहार पर सौगातों की बारिश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने बिहार आ रहे हैं। मधुबनी की सभा के ठीक 10 दिन के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बिहार में 4 मई को खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से बिहार वासियों से जुड़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी की सभा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आमंत्रण दिया था। शुरुआत जो हो गई है 4 मई 2025 को, हम तो एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पटना में आकर के यही इसकी शुरुआत करेंगे। हम इनका नमन करते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्घाटन को लेकर बिहार सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है। बिहार में हो रहे खेलो इंडिया के लिए देश भर से 10,000 खिलाड़ी बिहार के 5 जिलों में आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री खेलो इंडिया के साथ बिहार को और भी कई सौगातें देने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं, मोकामा का पुल बन गया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि बिहार के लिए बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का विशेष ध्यान बिहार पर है। मुझे और 14 करोड़ बिहारियों को इस बात की खुशी है कि पिछले 1 सालों में जितना तेजी से काम हुआ, डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में बिहार में, उसमें केंद्र का बहुत बड़ा सहयोग है। तो वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार के लिए आपने क्या किया है वो जरूर बताएं, और हाँ, जातिगत सर्वे को शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला उसके बारे में भी जरूर जानकारी जनता को दें। चुनावी साल है, कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री आएंगे ही नहीं, पटना में ही डेरा डाल देंगे। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव महत्वपूर्ण होता है। चुनावी साल में बिहार पर सौगातों की बौछार को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। विपक्ष इसे जनता को गुमराह करने की कोशिश बता रहा है, तो एनडीए मोदी का मास्टर स्ट्रोक। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।